हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, मैटर को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अमाउंट मेथड, फेस मेथड, ये सब हमने पढ़ा। ठीक, अब हम आज करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2 शुरू, जिसमें हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और 12th में तो ये है ही है। 11th में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली चैप्टर 1 में यही शुरुआत होती है, इसी से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है। बट इसी का इस्तेमाल 12th क्लास में भी है, तो ये लेक्चर जो है दोनों के लिए ही अच्छा है। दोनों ही बच्चे जो है 11th 12th के देख सकते हैं। ठीक, उससे पहले कंसंट्रेशन टर्म शुरू करें, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसको आप देख लीजिए। दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में तीन है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। अब ये जो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन है, ये जो टेबल आप देख रहे हैं एनसीईआरटी से एज इट इज उठाई गई है और आज तक जो है ये बोर्ड के पेपर में नहीं पूछा गया है। लेकिन पूछने लायक इसमें है सवाल, एक आधा सवाल इसमें बन सकता है, मैं दिखाऊंगा कैसे। पर अभी आप इस टेबल को समझिए कि गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड और सॉलिड तीनों किस आधार पर रखे गए हैं। तीनों को सॉल्वेंट के आधार पर रखा गया है। अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन, अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, अब गैस में आप गैस को भी मिक्स कर सकते हैं। एग्जांपल है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, जो हमारे एटमॉस्फेयर में आपको मिलेगा कि ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है और भी पॉल्यूशन वाली गैसेस भी हैं, तो वो इसी का एग्जांपल हो सकता है। फिर लिक्विड गैस में तो क्लोरोफॉर्म मिक्स कर दो नाइट्रोजन गैस में। ठीक, सॉलिड को गैस में तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये इमेज एक्चुअल में इसकी है, एमेलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। जब भी आप मरकरी में कोई मेटल को मिक्स करते हैं तो आप उसका नाम एमेलगम से रखते हैं, जैसे सोडियम एमेलगम, मैग्नीशियम एमेलगम, कैल्शियम एमेलगम, पोटेशियम एमेलगम। वो एक तरीके का एलॉय बन जाता है, तो उसी का मरकरी के रिस्पेक्ट में बेसिकली एमेलगम नाम रखा जाता है। तो उसकी मैंने एक इमेज दिखा दी है, बाकी सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। अब मैं बात करता कि पेपर में कैसे पूछेगा, तो पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि एमेलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड और सॉलिड, या चौथा ऑप्शन आ जाएगा नोटा, नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या करना है, सॉलिड सॉल्यूशन पे टिक मार के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, इस टेबल को आप आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कंसंट्रेशन टर्म शुरू करते हैं। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक, आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म। अब इससे पहले हम शुरू करें, इसको थोड़ा सा इसका एक कहानी समझते हैं। ठीक, मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आया और मेहमान आए तो आपने उनको चाय के लिए पूछा, ठीक है, कि सर आप चाय लेंगे, तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि हाँ भाई ले आओ, चाय ले आओ। फिर आपका अगला सवाल आता है कि सर चाय कैसे लेंगे, मीठी लेंगे या फीकी चाय लेंगे, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो गए हैं। वो पहले ही बता देते हैं कि भाई मैं तो डायबिटीज का मरीज हूँ, मुझे फीकी चाय लाना, नहीं, या फिर नहीं सर मुझे तो बहुत मीठी चाय पसंद है, आप प्लीज शक्कर जो है ज्यादा डाल के लाना। ठीक है जी। तो एक तो मेहमान जो है वो ये बोल सकते हैं कि चाय आप मीठी ले आओ या फिर फीकी ले आओ। ध्यान से सुनिएगा, या तो बोलेंगे फीकी या तो बोलेंगे मीठी। ये आपका क्वालिटी ऑफ चाय उन्होंने बता दिया। या फिर और भी तरीके से चीजों को बता सकते हैं। मेहमान ये भी बोल सकता है कि 2 चम्मच चीनी ले आना डाल के, या हाफ चम्मच चीनी ले आना डाल के, या 1 चम्मच चीनी ले आना डाल के, ये भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, तो दोनों चीज आप सुनोगे, मीठी चाय फीकी चाय एक तरफ, और क्वांटिटी बता देंगे कि 1 चम्मच ले आना, 2 चम्मच ले आना, 3 चम्मच ले आना, ये एक तरफ। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक डाउट उठता है छोटा छोटा बच्चों को, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कहीं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो कई बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं कि सर 2 चम्मच चीनी जो मैंने डाली है, मैं पूछता हूँ आपसे, पूछता हूँ कि 2 चम्मच चीनी जो मैंने डाली है, ये जो पतीला भर के चाय बन रही है, भगोना भर के चाय बन रही है, उसके लिए है 2 चम्मच चीनी, या जो आप मेहमान को 1 कप चाय दे रहे हैं उसके लिए है 2 चम्मच चीनी। सोच लीजिए अच्छे से, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, आई होप आपने सोच लिया होगा और कमेंट भी कर रहे होंगे। ठीक है, कमेंट कर दिया होगा आपने। तो जो 2 चम्मच चीनी आप डाल रहे हैं वो पर कप है, यानी जो आप उस मेहमान को चाय ऑफर कर रहे हैं 1 कप, उसमें 2 चम्मच चीनी आपको डालना है। ठीक है जी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा मतलब कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में कि पतीला भर के चाय बन रही है, उसमें सिर्फ 2 ही चम्मच डालना है। नहीं सर, आप जो पर कप या पर ग्लास उस मेहमान को ऑफर करेंगे उसमें आपको डालना है 2 चम्मच चीनी। ठीक है जी। तो कंसंट्रेशन, अब ये छोटा सा एग्जांपल है, इससे आप देखो कंसंट्रेशन हम जल्दी आपको समझ आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है। आप वीडियो को स्लो डाउन करके देख सकते हैं अगर आपको स्पीड मेरी फास्ट लग रही है। ठीक, और पहली वीडियो पे बहुत अच्छा फीडबैक आया, बच्चों ने कहा कि सर ब्लैक बैकग्राउंड कर दो और वॉइस थोड़ी सी और लाउड कर दो। तो वॉइस में थोड़ा बोल रहा हूँ, ऊंचा कोशिश कर रहा हूँ जोर से बोलने की, और बैकग्राउंड व्हाइट ही रहेगा, अभी ब्लैक नहीं हो सकता, बिकॉज हमने पीपीटी पहले से प्रिपेयर कर रखी थी। ठीक है, तो अगले अगले जो चैप्टर होगा या अगला कुछ होगा टॉपिक, उसमें हम देखेंगे इसको ब्लैक करने का। फिलहाल व्हाइट में ही काम चला लीजिए। चलिए खैर,
अब कंसंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन देखिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in a particular fixed amount of solvent or solution at a particular temperature and pressure। ठीक, आपको लग रहा होगा कि सर बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन में एक एक वर्ड को हम थोड़ा सा खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कहना चाह रहा है। ठीक है जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट को आपको डालना है, अमाउंट मतलब कि कितनी क्वांटिटी में आप उसको डालेंगे। अमाउंट बताने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे केजी, ठीक है, ग्राम और मोल। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो मोल में भी हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मोल का फॉर्मूला आई होप आपको आता होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है जी, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम केजी, ग्राम और मोल्स में लेने वाले हैं। फिर इसको घोलेंगे, किस में घोलेंगे, तो सॉल्वेंट में घोल सकते हैं या फिर सॉल्यूशन में घोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म पे कि मोलैरिटी ले रहे हो या मोलैलिटी ले रहे हो वगैरह वगैरह जो भी है। अब यहाँ पे देखिए, इस वर्ड को आप इग्नोर कर देते हैं, पर्टिकुलर और फिक्स्ड। आपको लगता है कि क्या नॉर्मल सही है, नहीं सर, पर्टिकुलर और फिक्स का यहाँ पे अपना अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है। जैसे पर्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर ये बताता है कि आपने सॉल्वेंट लिया कौन सा है या सॉल्यूशन लिया कौन सा है। जैसे अभी तो आपको लग रहा हो सिर्फ पानी है ना, तो पानी ले लिया आपने। वैसे ही आप ले सकते हैं इथेनॉल, इथेनॉल भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप CCl4 ले सकते हैं, ठीक, आप बेंजीन ले सकते हैं, बहुत सारे आप जो है सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो हर सॉल्वेंट में सॉल्यूट के घुलने की अलग टेंडेंसी, अलग कैपेसिटी होती है। आप अगर 10 ग्राम नमक ले रहे हैं और उस 10 ग्राम नमक को 100 ml पानी में घोलें, 100 ml CCl4 में घोलें, 100 ml बेंजीन में घोलें, 100 ml इथेनॉल में घोलें, ठीक है जी, अलग अलग चीजों में आप घोलेंगे तो टेंडेंसी नमक के घुलने की अलग अलग होगी। कहीं नमक पूरा घुल जाएगा, कहीं पार्शियल घुलेगा, कहीं बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। तो इसीलिए आपको पर्टिकुलर सॉल्वेंट बताना पड़ेगा कि आप किस में घोल रहे हैं। ठीक है जी, वो बात अलग है कि 99% केस में हम लोग पानी लेके चलते हैं, बट फिर भी। अच्छा, ये फिक्स क्या है, फिक्स भी आपको क्वांटिटी बताने के लिए, ठीक है, क्वांटिटी बताने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने 10 ml पानी में नमक घोला, ठीक है, और किसी ने 100 ml पानी में नमक घोला, किसी ने 500 ml पानी में नमक घोला, किसी ने 1 लीटर में नमक घोला। तो हर एक में है तो पानी, बट क्वांटिटी आप पानी की अलग ले रहे हैं, इसलिए नमक के घुलने की टेंडेंसी उसमें कम ज्यादा दिखेगी आपको। इसीलिए आपको क्वांटिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि आप कितने ml में घोल के उसको बता रहे हैं। 100 ml में घोल रहे हैं या 1000 ml में घोल रहे हैं, जनरली 100 ml और 1000 ml ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, कहाँ गया वर्ड, हाँ ये रहा, पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये तो आपको शायद पता ही होगा कि टेम्परेचर चेंज करने से आपका जो सॉल्युबिलिटी है या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो घुलने की टेंडेंसी है वो कम ज्यादा हो जाती है। अगर आपने नॉर्मल अपने रूम, अपने कमरे में देखा ही होगा, रसोई में देखा होगा कि आप पानी लीजिए, चीनी डालिए, घोलिए, घुल गया, ठीक है, और घोलिए, घुल गया, और घोलिए, घुल गया, एक टाइम बाद वो घुलना बंद हो जाएगा। अब जब वो घुलना बंद हो गया तो आप क्या करेंगे, उसको एक बार गैस पे रख दीजिए, बर्नर ऑन करिए, गैस पे उसको हीट होने दीजिए। फिर कुछ देर बाद आप वापस बाहर निकालिए और फिर आप उसमें चीनी घोल के देखिए, वो चीनी घुलने लग जाएगी। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आपने घोला था वो ज्यादा और घुलने लग जाएगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा हर केस में नहीं होता, बट फिर भी नॉर्मल चीनी वाले केस में तो आप देखोगे कि ऐसा होता है। और प्रेशर का केस अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट अभी ऐसे याद कर लीजिए, जब हम आगे हेनरीज लॉ देखेंगे तो वहां पे इसका इफेक्ट देखेंगे कि प्रेशर को चेंज करने से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसे कम ज्यादा घुलता है। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन थी और उसका हमने एक्सरे पूरा कर दिया कैसे कैसे होता है। अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स को और फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितने टाइप से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। नंबर 1 क्वालिटेटिव टाइप से, ठीक है, और नंबर 2 क्वांटिटेटिव। आपको याद है मीठी चाय फीकी चाय भी एग्जांपल दिया था मैंने, तो मीठी चाय और फीकी चाय बेटा क्वालिटी बताती है, चाय की क्वालिटी। और फिर आपने कहा था कि सर 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चीनी, सर वो क्वांटिटी बताता है। ठीक है जी, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इस तरीके से आप बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वालिटेटिव में भी दो रूप होते हैं, एक कंसंट्रेटेड, एक डाइल्यूटेड। 9th-10th में आप पढ़ के आए होंगे कि डाइल्यूट एसिड लेना है, कंसंट्रेटेड एसिड नहीं लेना, वो बहुत खतरनाक होता है, हाथ पे गिर जाएगा, हाथ जल जाएगा। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब आपने सुना होगा। बेसिकली डाइल्यूटेड मतलब ज्यादा पानी मिक्स है और कंसंट्रेटेड मतलब पानी कम है या फिर बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाओ क्वांटिटी, ये हमें नहीं पढ़ना इतना, बस मैं वैसे बता रहा था आपको। अब आ जाओ क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में आप देखेंगे कई सारे मैंने लिखे हुए हैं, मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी, पीपीएम एंड पीपीवी। वैसे तो और भी होते हैं, नॉर्मलिटी होता है, फॉर्मेलिटी होता है, कई टाइप्स और भी होते हैं, लेकिन हमें इतना ही कवर अप करना है अपने सीबीएसई के हिसाब से। ठीक है जी, आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको और आगे बढ़ते हैं।
चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब मास बाय मास परसेंट शुरू करते हैं, जो सबसे पहली हेडिंग थी ना वो शुरू करते हैं। ठीक है, मास बाय मास परसेंट। मैं थोड़ा सा तेजी तेजी में लिख रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आधे घंटे में ही आपको ये टॉपिक जो है समझा पाऊं, ताकि आपको ज्यादा वीडियो लंबी ना देखनी पड़े, टाइम आपका खराब ना हो। ठीक है, मास बाय मास परसेंट है, इसको बच्चों वेट बाय वेट परसेंट भी बोल देते हैं। केमिस्ट्री में मास और वेट को हम ऑलमोस्ट सेम मान के चलते हैं। हमारे पास कई सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, तो हम फिजिक्स की तरह नहीं कि मास अलग बता रहे हैं वेट अलग बता रहे हैं, हम पे और भी चीजें हैं समझाने के लिए, तो हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते, मास और वेट को हम सेम बताते हैं। ठीक है, अब मेरे जो फिजिक्स के दोस्त हैं वो नाराज ना हो, उनको भी टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा तो वो भी केमिस्ट्री का कुछ कर सकते हैं, मजाक बना सकते हैं। ठीक है, खैर, वेट बाय वेट या मास बाय मास परसेंट है, इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। सपोज करिए कहीं लिखा है 4% NaOH, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा है बच्चों W/W%। अब थोड़ा सा मेरा फ्लो बन रहा है वीडियो बनाते बनाते, तो अब थोड़ी सी वॉइस जो है खुल गई है। ठीक है, 4% NaOH लिखा है, W/W% लिखा है। पहले आप इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग होता क्या है। इसका मीनिंग ये है कि 4 ग्राम NaOH is dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं SOL, ऊपर N लिखा है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग है। आराम से देखिए। ठीक, अब मीनिंग देखने के बाद आप इसको बाइफरकेट जरूर करिए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन को आपको बाइफरकेशन करना आना चाहिए, इसको बांटना आना चाहिए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 4 ग्राम अगर NaOH है सर, 4 ग्राम NaOH है, तो सर 100 में से 4 गया 96 ग्राम, इसमें कुछ और होगा ऑब्वियसली, है ना, कुछ और होगा तभी तो मिलकर सॉल्यूशन बनाए। अब जब आपको सॉल्यूशन नहीं बताया जाए कि किस चीज से बनाया गया है, तो आप इसमें पानी ही मानेंगे। ठीक है, ये वेल नोन फैक्ट है, अंडरस्टूड है कि आपको अगर सॉल्यूशन में नहीं बताया गया कि सॉल्वेंट क्या है, तो आप हमेशा पानी माने। तो यहाँ पे 96 ग्राम वाटर है, और उसके बाद अगर पूछे सॉल्यूट सॉल्वेंट, ओ सॉरी, हाँ, सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो ये हो गया आपका सॉल्यूट और ये हो गया आपका सॉल्वेंट। आराम से देखिए। ठीक है जी, तो इस लाइन का डिकोडिंग तो हर कोई कर देता है, पर डिकोड करने का तो उसको बाइफर्केशन करना ज्यादा जरूरी है, वो आपको समझ आना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे इस टॉपिक के। डन। अच्छा, अगर आपने ये कर लिया है तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। 6% HCl वेट बाय वेट परसेंट। ठीक, अब इसका बाइफर्केशन मैं नहीं कर रहा, इसका डिकोडिंग मैं नहीं कर रहा, आप लोग इसको इस तरीके से लाइन में लिखिएगा और फिर ऐसे बाइफर्केशन करिएगा और देखिएगा सॉल्यूट कितने ग्राम बन रहा है और सॉल्वेंट कितना ग्राम बन रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो मास बाय मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट का मास ऊपर और मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, एक मिनट, थोड़ा सा राइटिंग, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू बेटा 100। ये आपको फॉर्मूला है, आराम से इसको देख लीजिए और ध्यान रहे कि मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों ग्राम में होना चाहिए। तो ये भी ग्राम में लिख लीजिए इस तरीके से, और ये भी ग्राम में लिख लीजिए इस तरीके से। अगर केजी में होते हैं तो दोनों केजी में हो, ग्राम में होते हैं तो दोनों ग्राम में हो, फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, एक ग्राम में है एक केजी में तो फर्क पड़ेगा, तो या तो आप दोनों को ग्राम में रखना या दोनों को केजी में रखना। अब इस चैप्टर में आपको ग्राम में ही मिलेगा, तो आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आराम से देखिए। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मास बाय मास परसेंट की एसआई यूनिट क्या होगी। आप आराम से देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर नो यूनिट, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर परसेंट है इसकी यूनिट। ठीक है, तो बेटा परसेंट नहीं है इसकी यूनिट, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो आपका इसके पास नो एसआई यूनिट। ये बात आप बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लें कि मास बाय मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। ठीक है जी, आराम से इसको देख लीजिए। तो सर ये क्या है, परसेंट लिखा है, अरे मेरे भाई ये ऐसा यूनिट नहीं होता। कई बच्चों के दिमाग में है कि चीजों के जो पीछे लिख देते हैं वो उसका ऐसा यूनिट है, 4 किलो, तो किलो ऐसा यूनिट है, वो हर जगह सुटेबल नहीं है, यहाँ पे नहीं लग रहा वो चीज। ठीक है बेटा, चलो उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ आ गई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं, और छोटे एक क्या 2-3 क्वेश्चन कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट। लेट्स से 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन, ठीक है, डिजॉल्व, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको आवाज तो आ ही रही होगी ना, तो वहां से देख के लिखना, आवाज से सुन के लिख लेना। डिजॉल्व इन 40 ग्राम H2O। ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंट ऑफ NaOH। आपको NaOH का वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। कैलकुलेट करिए, स्टार्ट करिए,
टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको देता हूँ 4-5 सेकंड, 10 सेकंड, बहुत आसान सी वैल्यू लिए ताकि सब कुछ कट जाए, ठीक है जी। और मैं यहाँ इन लिख देता हूँ, थोड़ा सा इन दिख नहीं रहा, डिसॉल्व को भी स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। स्पेलिंग तो ठीक थी, मतलब ठीक से लिख देते हैं, डिसॉल्व और यहाँ पे इन, ठीक है। होपफुली आपने कर लिया होगा। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन इसका, आपने क्या करा होगा, वेट बाय वेट परसेंट, और वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये करा होगा आपने, ठीक है। सॉल्यूट का वजन कितना है मेरे भाई, सॉल्यूट का वजन है, कहां गया, ये रहा, 4 ग्राम, ठीक। सॉल्यूशन का वजन कितना है, अब सॉल्यूशन के वजन में कंफ्यूजन होगी, आप 40 ग्राम नीचे पुट कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान से देखें तो ये जो चीज है ये सॉल्वेंट का वजन है, ये सॉल्यूशन का वजन थोड़ी है, ये सॉल्वेंट है। और सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जोड़ के, तो 40 और 4 यहां जोड़ोगे तो 44 बनेगा, इनटू आप 100 करेंगे, ये कट जाएगा 11 टाइम्स, और ये 100 बाय 11%, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9.09%। आराम से इसको देख लीजिए, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक छोटी सी कंफ्यूजन रहती है ये वाली, बच्चा 40 ग्राम रख देता, 40 ग्राम नहीं रखना है, आराम से इसको देख लीजिए, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स से 22 ग्राम बेंजीन, ठीक है, मिक्स कर दिया गया है 122 ग्राम CCl4 के साथ। आपको पूछा गया है परसेंटेज ऑफ बेंजीन बताइए C6H6, और परसेंटेज ऑफ CCl4 बताइए, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का बताइए। चलिए शुरू कर दीजिए आप तो फटाफट, ठीक है, शुरू करिए, फिर हम बताते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व आपको करना है, इसमें मैं मैथ्स तो नहीं करूंगा, मैं आपको बस वैल्यू पुट करके दे दूंगा, आपको सॉल्व करना है। चलिए होपफुली आपने कर लिया होगा। देखिए बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है 22, नीचे रखेंगे टोटल, बेटा टोटल कितना होगा, टोटल होगा 122 प्लस 22 आपका 144 ना, हाँ 44 इंटू 100, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 122 ऊपर रखेंगे, नीचे 144 इंटू 100। अब आप इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा आप देख लीजिएगा। वैसे तो एक बात बताऊं आपको, आपको ये सॉल्व करना था, ठीक, यहाँ पे, और इसको सॉल्व मत करिए बेटा, परसेंटेज का सम हमेशा 100 आता है, तो अगर इसका सम सपोज करिए कुछ भी वैल्यू है 15 पॉइंट कुछ है या 14 पॉइंट कुछ है, तो 100 में से वो माइनस कर देना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक में एक बार निकालिए फिर 100 में से माइनस करिए, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए होपफुली आपने लिख लिया होगा, अब बढ़ रहे हैं आगे बेटा, ठीक है जी। अब फाइनली वो डेफिनेशन मैंने नॉर्मल लिख दी है, टाइप कर दिया, आप देख सकते हैं, मास परसेंटेज इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड या फिर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। तो बेसिकली ये हम तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, मास बाय मास, इन्होंने पूरा डेफिनेशन ही लिखा हुआ है कि आप अगर किसी एलिमेंट का परसेंटेज बताना चाह रहे हैं किसी कंपाउंड में, जैसे जैसे लेट्स से ये रहा H2O, मैं कह रहा हूँ बेटा H का परसेंटेज बताओ इसमें, पानी में, तो आपको क्या करना है, सॉरी, परसेंटेज ऑफ H, तो H का मास कितना होता है 1, लेकिन 2 H है तो ऊपर 2, नीचे टोटल मास पानी का 18, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, 8 तो उसका एटॉमिक नंबर होता है, 16 मास होता है, ठीक, इनटू 100 कर लीजिएगा, और ये आ जाएगा आपका 100/9, इसको सॉल्व करिएगा तो 11.11%। तो ये वाली जो है पहले वाला जो है कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, वो इस लाइन के लिए बोला गया था, और कंपोनेंट इन अ मिक्सचर वो मैं आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, ठीक है जी। उसका मास परसेंटेज कैलकुलेटेड एज द मास ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ये परसेंट नहीं आएगा, 100 लिखा बस, 100, आराम से देख लीजिए। फिर नीचे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, उस कंपोनेंट का मास जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ग्राम में, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सही लिखा है मास ऑफ द कंपोनेंट इन, हाँ सही लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिए आराम से, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए होपफुली आपने कर लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बस थोड़ा सा और रह गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, फिर खत्म कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगला टॉपिक है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसको ब्रैकेट में V/V% लिखा हुआ आपको मिल सकता है। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये वीडियो देखने के बाद आप एक काम करिएगा, आप अपने घर में देखिएगा, जितने भी आपकी दवाइयाँ होंगी, ठीक है,
दवाइयाँ हो या कोई भी लिपस्टिक हो या मेकअप का कोई सामान हो, क्रीम वगैरह बेसिकली जो हो, उनमें पीछे लिखा या खाने-पीने की चीज़ें हो, उनमें पीछे लिखा रहता है या कोई कफ सिरप हो, है ना? उनमें पीछे लिखा रहता है कि कौन-सी चीज़ कितना डाली हुई है। तो उसमें आप देखना लिखा होगा 4% ब्रैकेट में लिखा होगा W/V या W/W या V/V तो आप वो ढूँढिएगा, जिससे आपको लिंक हो पाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें कहाँ इस्तेमाल होती हैं बेसिकली, ठीक है जी? तो कहीं अगर लिखा हो 4% दिस तो आप समझ जा और वेट बाय वेट लिखा है तो समझ जाना कि 4 ग्राम 100 ग्राम में घोला गया है और वो जो क्रीम है वो 50 ग्राम की है, तो यानी उसमें 2 ग्राम वो चीज़ घुली होगी जो भी आपने पढ़ा होगा, फ़ॉर्मूला केमिकल फ़ॉर्मूला जो भी पढ़ा होगा। ठीक है? तो ज़रूर देखें ना, आप ये लेक्चर देखने के बाद घर में कम से कम 4 से 5 चीज़ें ढूँढना मिल जाएँगी आपको। खैर, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है? अब इसका एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज़ वही ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल 4% NaOH ब्रैकेट में लिखा है V/V%। तो 4% NaOH का मीनिंग क्या होगा? 4 ml प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इस बार 4 ml है। 4 ml NaOH इज़ प्रेज़ेंट लिख लो या डिसॉल्व्ड लिख लो, एक ही बात है। प्रेज़ेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। आराम से देखिए इस बार 100 ml है, ठीक है? ml है ना कि ग्राम, पिछली बार ग्राम था क्योंकि वो वेट बाय वेट था, इस बार वॉल्यूम है तो 100 ml है, ठीक है? अब इसका भी आप बाइफरकेशन कर सकते हैं, सेम मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पे 4 ml है NaOH तो 96 ml होगा पानी, है ना? ये हो गया आपका सॉल्यूट और ये हो गया आपका सॉल्वेंट, आराम से देख लीजिए। इसके बाद इसके भी अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो V/V% वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन किस यूनिट में लेना है? ml में। या तो दोनों को ml में ले लेना या दोनों को लीटर में ले लेना। ml और लीटर मत कर देना या लीटर और ml मत कर देना, दोनों की सेम यूनिट होगी ml ml या लीटर लीटर, ठीक है? आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद वही डेफिनेशन है, आप देख लीजिए आराम से। इट इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100। नीचे मैंने फॉर्मूला बना के लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए आराम से, फिर हम बढ़ते हैं आगे इसमें, ठीक है जी? चलिए होपफुली आपने कर लिया होगा। इसका मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, जो अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो सेम जो आपने वेट बाय वेट किया था उसी में ml ml जोड़ लेना, बन जाएगा, है ना? इसके जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस है वो हम आगे करेंगे, एक बार ये सारे टॉपिक्स पढ़ लें, सारी कंसिडरेशन टर्म पढ़ लें, फिर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं या मैं अपनी तरफ से जो क्वेश्चन बना के दूंगा उनको हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी हम टॉपिक सीख रहे हैं, पर हाँ टॉपिक के साथ साथ एक एक दो दो क्वेश्चन करा दूंगा जहां मुझे लगेगा, पर अभी मुझे लगता नहीं कि इस टॉपिक में क्वेश्चन कराने की जरूरत है, इसलिए हम इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है जी? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगली हेडिंग जो मिलेगी आपको दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट, या फिर इसको हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी बोलते हैं। अब नाम से आप लॉजिक समझ गए होंगे, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में लेना है, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यानी ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट रखना है ग्राम में और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है। इस बार दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है? अच्छा एक चीज मैं भूल गया, बता देता हूँ, इससे मुझे ध्यान आया कि भाई इसकी भी तो कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी, है ना? V/V% जो आप ये निकाल रहे हैं इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट, है ना? क्योंकि ml से ml कट जाएगा तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। अभी मुझे ध्यान कैसे आया, क्योंकि अगला टॉपिक जो है ये, हाँ सॉरी थोड़ा हाथ ज्यादा तेज चलता है, खैर हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूट लेना है ऊपर ग्राम में और नीचे लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। और आप देखो इस बार ये ग्राम में है बेटा और ये ml में है, इस बार ये कटेगा नहीं, तो इसकी यूनिट जरूर याद कर लीजिए, ग्राम पर ml, ये इसकी यूनिट है। छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं अगर जगह खाली है, हाँ ठीक है। तो लेट्स से कि 4 ग्राम HCl इन लेट्स से चलो 100 ले लेते हैं, 100 ml सॉल्यूशन। तो वेट बाय वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाए तो ऊपर वेट कितना है 4 ग्राम, नीचे 100 ml सॉल्यूशन का वजन है, वजन कह रहा हूँ वॉल्यूम है, इनटू 100 कर देना बेटा। अब देखो ये कट जाएगा, सॉरी ये थोड़ी कटेगा, अरे राम कैसी मैथ्स है, 4 ग्राम, ठीक है जी? तो 100 से 100 कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा बेटा 4 ग्राम पर ml। आराम से आप देख लीजिए इस बार ग्राम पर ml आपकी ऐसा यूनिट बन रही है। क्लियर? एक छोटा सा, बस आज इतना ही करना था, एक छोटा सा टॉपिक और सुन लीजिए। अभी आप ना टाइट्रेशन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे केमिस्ट्री लैब में टाइट्रेशन का, वहां पे आपको स्ट्रेंथ निकालने को बोलता है। तो स्ट्रेंथ और वेट बाय वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं है, वेट बाय वॉल्यूम में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और स्ट्रेंथ निकालते टाइम आपको मल्टीप्लाइड बाय
1000 करना होता है, यही फर्क है। जैसे इसी को अगर मैं कहूं कि इसका स्ट्रेंथ निकालो, है ना, सेम क्वेश्चन का आप स्ट्रेंथ निकालो, तो क्या करेंगे आप 4 ग्राम रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे 100 ml और मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे। जैसे इसमें 100 से करते हैं, स्ट्रेंथ में 1000 से करते हैं। ठीक है जी। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा बेटा 40 ग्राम पर ml। ये इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। अभी आप टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करेंगे ना, KMnO4 वाला, मोर सॉल्ट, ऑक्सैलिक एसिड वाला, उसमें आपको कैलकुलेट करने को कहा जाता है लास्ट में कि मोलैरिटी बताओ, KMnO4 की स्ट्रेंथ भी बताओ। तो स्ट्रेंथ ऐसे ही निकालते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, है यही चीज। वेट बाय वॉल्यूम बस 1000 से कर दोगे तो स्ट्रेंथ, और नॉर्मल 100 से कर दोगे तो वेट बाय वॉल्यूम। ठीक। बस आज के लिए इतना ही करना था। अब अगली क्लास में जो है हम मोल फ्रैक्शन शुरू कर देंगे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी चीज़ें, बट हाँ, मोल फ्रैक्शन से हम इसको और डिटेल में देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। और फिर हाँ, इसमें हमें ना रिलेशनशिप भी पढ़ने हैं कि वेट बाय वेट दे देगा तो वेट बाय वॉल्यूम पूछ लेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे देगा तो वेट बाय वेट पूछेगा। वो सारी चीज़ें हम जो है न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस में कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।